नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है और रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप स्पेस में, ये हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज फिर से नए शिखर छूने के बाद आज मुनाफा वसूली हावी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, सेंसेक्स में भी तेज मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि निचले स्तर से थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है बाजार, लेकिन अभी भी दबाव है। निफ्टी 170 अंक नीचे है और बैंक निफ्टी में 430 अंकों की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से भी हम कल से ही देखने की कल की शानदार तेजी के बाद आज थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अभी देखिए 423 अंक नीचे बैंक निफ्टी आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा कमजोरी है निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी आज नेगेटिव ही हैं और ज्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो अब पावर ग्रिड ऊपर आ चुका है, करीब 2% की तेजी है यहाँ पर। डिवीज लैब में 1.5% की मजबूती, मारुति सुजुकी 1% ऊपर, थोड़ा ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। HDFC लाइफ में 1% की बढ़त, ब्रिटानिया और SBI लाइफ में भी 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में आज M&M है टॉप लूजर, और कंपनी ने अपने गाड़ियों के दाम में कटौती की है। XUV 700 की कीमतों में कटौती की है, जिसके चलते कुछ मार्जिन पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का मानना है कि इनकी मार्जिन पर असर पड़ सकता है, जिसके चलते आज देखिए 185 अंक टूट चुका है M&M। इसके अलावा आज मेटल स्टॉक्स और IT स्टॉक्स में भी वीकनेस है। हिंडाल्को नीचे है, टाटा स्टील में 2% की गिरावट। IT स्टॉक्स की बात करें तो TCS और HCL टेक में भी वीकनेस है और JSW स्टील भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यह है मार्केट का सेटअप इस वक्त का। बैंक निफ्टी में तो कमजोरी भी बनी हुई है। निफ्टी और सेंसेक्स निचले स्तरों से थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की और आपको 3 विंडो के जरिए बताएंगे कि किन मिड कैप शेयरों में आज बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है और उन पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। अगर आपके पास है तो फिर रणनीति भी सुन लीजिएगा। RVNL की पहले बात करते हैं। स्टॉक 2 दिनों से लगातार तेजी में है। 2 नए ऑर्डर मिले कंपनी को। मेट्रो और रेलवे प्रोजेक्ट के लिए करीब 390 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसके चलते RVNL ऊपर है। डेल्टा कॉर्प कमजोर नतीजे आए यहाँ पर। सोमवार के दिन हमने देखा था कि शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन अब जब नतीजे आए तो आज मुनाफा वसूली है और रेवेन्यू में 30% की गिरावट, मुनाफे में भी 68% की कमी देखने को मिल रही है। मैराथन नेक्स्ट जेन, यहाँ पर भी वीकनेस है। खराब बिक्री के आंकड़े आए, क्वार्टरली अपडेट कमजोर, जिसके चलते आज स्टॉक नीचे है। प्री सेल्स में 46% की गिरावट सालाना आधार पर देखने को मिली। तो यह है मिड कैप स्पेस से एक्शन वाले स्टॉक्स। और आज मिड कैप में भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कमजोरी है। बहुत सारे सेक्टर्स और पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर की वीकनेस देखने को मिल रही है। कल के दिन तो हमने देखा था कि सेक्टर वाइज में भी काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही थी, लेकिन आज थोड़ी वीकनेस है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि निचले स्तरों से मिड कैप में भी थोड़ा सुधार हुआ है। अभी भी नीचे है हालांकि, लेकिन थोड़ा रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। चलिए अब सेकेंड हाफ में देखते हैं बाजार की चाल कैसी होती है। बट अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट को अब शामिल करेंगे। जेमस्टोन इक्विटी रिसर्च से हमारे साथ आज मिलन वैष्णव जी जुड़ चुके हैं। मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर आपकी राय लेंगे सर, क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? आज का ये जो सेटअप है, अब रिकवर तो हो रहा है धीरे धीरे बाजार, ये रिकवरी कैसी दिखाई दे रही है आपको और आज क्लोजिंग के दिन कौन से लेवल्स को आप वॉच करेंगे? इसके अलावा बैंक निफ्टी पर भी अपनी सलाह दीजिए। जहां तक हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं पूजा, तब तक 53,000 की जो लेवल्स है वो एक मेजर रेसिस्टेंस लेवल्स है निफ्टी बैंक के लिए। और जहां तक आज की एक्सपायरी का सवाल है, हम लोग 52,500 को देख रहे हैं। 500 से ऊपर जाने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम OI एक्यूमुलेटेड है। लेकिन बाय एंड लार्ज 52,500 से लेके 53,000 का जो ये जोन है 500 पॉइंट्स का, वो एक बेहद अच्छा खासा रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए। और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम कोई भी अप मूव इसमें फिर से शुरू हो, ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। सो 52,500 टू 53,000, ये 500 पॉइंट का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए।
ठीक है। और निफ्टी में ये जो करेक्शन आया है, आप अभी क्या सलाह देंगे? क्योंकि हमने देखा कि करेक्शन तो है, लेकिन उसके बाद अब रिकवर होने की भी कोशिश कर रहा है निफ्टी, तो वहां पर क्या व्यू बन रहा है आपका? निफ्टी में व्यू एकदम क्लियर है। इसमें अगर हम वीकली चार्ट्स देखते हैं निफ्टी के, तो बहुत ही मीन डेविएशन हुआ है। मीन से मतलब अगर आप फास्टेस्ट और जो सबसे फास्ट या करीब जो मूविंग एवरेज होती है 20 वीक मूविंग एवरेज, वो भी हमसे 1600 पॉइंट नीचे है। और अगर हम 50 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो तो ऑलमोस्ट 2800 पॉइंट नीचे है। अब जो अभी जो निफ्टी की लेवल्स है, तो अगर मीन रिवर्जन भी होता है तो अभी नीचे उसका करेक्ट होने के अच्छी खासी जगह है निफ्टी में। लेकिन ओवरऑल मुझे ये लगता है कि टेक्निकली ओवर एक्सटेंडेड है निफ्टी, और कंसोलिडेशन होना या एक रिट्रेसमेंट होना जो कि लिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन वो एक इमिनेंट है, वो तो होना ही है। सो अभी मेरा ये मानना है कि 24,400 से 450 का जो लेवल है वो मेजर रेसिस्टेंस है। जब तक निफ्टी उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तब रिकवरी आती रहेगी, लेकिन रिकवरी में हमें प्रॉफिट बुक करने पे ज्यादा मतलब देना है ध्यान, नई परचेसेस करने के बदले। ठीक है, तो नई बाइंग करने की सलाह नहीं है। मार्केट में ये डिप आएगा और इसके बाद रिकवरी भी आएगी, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है, क्योंकि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास बाजार कारोबार कर रहा है। उसके ऊपर निकला तो फिर एक नई तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करते चले। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो आपको सलाह दे दी गई, लेकिन मिलन जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति का सवाल है, तब तक मैं थोड़ा सा डिफेंसिव स्टांस ले रहा हूं। अगर सिर्फ हम मिड कैप की बात करते हैं, तो विद इन मिड कैप भी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमें। और वो सारे स्टॉक्स नहीं लेने हैं जो कि वैसे भी अपने आप से जो कहते हैं ना कि दीज आर अहेड ऑफ द कर्व। तो ऐसे जो काफी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, वैसे स्टॉक्स को छोड़ते हुए वही स्टॉक्स पे फोकस करना है जिनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि अगर मार्केट में कंसोलिडेशन भी होता है, तब भी ये स्टॉक ब्रॉडर मार्केट से आउट परफॉर्म करने चाहिए। तो इस तरह का फोकस होना चाहिए मार्केट्स पे, जब तक नई खरीदारी की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की। आप डिफेंसिव काउंटर के साथ रहिए, यही सलाह इस वक्त मिलन जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ जिन्हें जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर, जिन्हें बताइए। जी, तो मिड कैप शेयर्स में कोफोज पर आपको एक नज़र रखनी होगी, क्योंकि कंपनी ने जो है किग्नी टेक्नोलॉजीज है उसमें अपना जो स्टेक है बढ़ाया है। पहले जो उनका स्टेक था वो था 11%, और अब ये बढ़कर जो है 28% उन्होंने कर दिया है। दूसरा, ब्लॉक डील्स के चलते मैनकाइंड फार्मा फोकस में रहेगा। करीब करीब 770 करोड़ के हमें ब्लॉक डील्स अंदर देखने मिले हैं, और ये जो है कंपनी का करीब करीब 1% हिस्सा इक्विटी में बनता है। ऑल्सो नाइका फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी में करीब करीब 14.7 मिलियन शेयरों के हमें जो है कई सौदे देखने मिले हैं। इसी के साथ अगर हम नज़र डालें मिड कैप गेनर्स पर, तो उसमें हमें देखने मिलेगा RVNL, फोर्टिस, मैनकाइंड फार्मा, पेटीएम, टोरेंट पावर और IGL। और वही अगर हम नज़र डालें मिड कैप लूजर्स पर, तो वहाँ हमें फैक्ट देखने मिलेगा जो कि फर्टिलाइजर स्टॉक है, बंधन बैंक, सेल, भारत डायनामिक्स और NMDC। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस में जो आज के दिन बस कर रहे हैं। चलिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं तमाम स्टॉक्स पर, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे RVNL के साथ। आज भी स्टॉक 8% ऊपर कर रहा है कारोबार। शानदार तेजी आज के दिन इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पिछले काफी दिनों से इस स्टॉक में अच्छी मजबूती है। मिलन जी, क्या सलाह होगी आपकी RVNL पर? ये जो सर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ फ्रेश खरीदारी की सलाह देंगे, और जिनके पास है वो क्या करे स्टॉक में? मिलन जी, आपको आवाज आ रही है? RVNL पे सलाह दीजिए। मिलन जी, RVNL पर क्या व्यू बन रहा है आपका?
चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आरवीएनएल जिस स्टॉक पर हम चर्चा कर रहे थे, पिछले एक हफ्ते में ही 40% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो काफ़ी कम समय में शानदार तेजी है और 598 के लेवल्स के पास आज ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। तो काफ़ी शानदार स्टॉक में तेजी देखने को मिली और एक के बाद एक जो ऑर्डर मिलने की भी खबरें आ रही हैं और इसके अलावा हम देखते हैं कि बजट भी आ रहा है, तो उसमें रेलवे स्टॉक्स फोकस में रहते ही हैं। इस वजह से इस स्टॉक में आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं और आज भी स्टॉक 8% ऊपर कर रहा है कारोबार। तो तेजी रुक नहीं रही, लेकिन ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आरवीएनएल इन स्तरों पर क्या करे। मिलन जी से संपर्क वापस से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले मार्केट पर ही नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 152 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी 424 अंकों की वीकनेस दिखा रहा है और सभी सेक्टरल इंडेक्स आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। सारे के सारे लाल निशान में हैं। एक पावर को छोड़ दें जिसमें कि चुनिंदा स्टॉक्स हरे निशान में हैं। बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स में आज वीकनेस देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो आज सबसे ज्यादा टूटा है, जो कि कल का टॉप गेनर था। 2% तक की तेजी यहां पर आई थी इंडेक्स में, लेकिन आज सारे के सारा जो बढ़त थी वो गवा चुका है और आज वापस से वीकनेस नजर आ रही है। और इसके अलावा मेटल, ऑटो, सरकारी बैंकों में भी कल हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी थी, लेकिन आज वहाँ पर भी हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो ये इस वक्त का सेटअप मार्केट का। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर रिकवरी भी नज़र आ रही है कुछ कुछ सेक्टर्स में। चलिए, इस वक्त के बाजार का हाल। ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबर का रुख करते हैं और अब एक्शन में प्राइमरी मार्केट भी नज़र आ रहे हैं और अब ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी आईपीओ का साइज घटा सकती है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है ये कंपनी? हमारे पास पूरी जानकारी लेकर अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। हमारे सूत्रों के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक जो कि एक आईपीओ लाने वाली है, वह जो रकम ओएफएस कैटेगरी है, जो ऑफर फॉर सेल कैटेगरी है, उसको घटाने की विचार में है। तो और जो कंपनी के प्रमोटर हैं अभी, वह ये ओएफएस कैटेगरी जो ऑफर फॉर सेल है, इसको अभी 1750 करोड़ रुपए से घटा के 1000 से 1200 करोड़ लाने की विचार कर रहे हैं। अभी जो आईपीओ का साइज़ है, जो कुल साइज़ है, वो 7250 करोड़ आका जा रहा था। अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो आईपीओ का साइज़ घट के 6500 करोड़ हो सकता है। अभी ये ओएफएस कैटेगरी है, इसके साथ एक अन्य न्यू प्राइमरी इशू है 5500 करोड़ का, जो कि प्लान के मुताबिक होगा। अभी ओला इलेक्ट्रिक को पिछले महीने ही सेबी ने ये अनुमति दी थी आईपीओ लाने के लिए। उनकी जो डीआरएचपी है उसको अप्रूवल दिया था। 2017 में ओला इलेक्ट्रिक स्थापित हुआ था और ये इसकी एक तमिलनाडु में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर फैक्ट्री है और यह प्लान ओला इलेक्ट्रिक पिछले साल से कर रहा था और दिसंबर पिछले साल ओला इलेक्ट्रिक ने सेबी के साथ एक डीआरएचपी फाइल किया था, जो कि पिछले महीने ही अप्रूव किया गया था। तो यह है प्राइमरी मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर। आईपीओ साइज यहाँ पर वहाँ पर कंपनी में कमी कर सकती है। ओला इलेक्ट्रिक 5500 करोड़ के नए शेयर्स ऑफर करेगी और ओला इलेक्ट्रिक का तमिलनाडु में भी एक 2 व्हीलर ब्रांड है। मौजूदा निवेशक आईपीओ में अपनी कम हिस्सेदारी बेचेंगे। इस तरीके की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी। तो चलिए, क्या आगे इस पर अपडेट होता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, बाजार में तो आज काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन ऐसे में मिड कैप में कहाँ मौके देख रहे हैं आप तेजी इन्वेस्टमेंट के लिए? गुड आफ्टरनून। मिड कैप स्पेस में हमें अभी भी लगता है कि 2 स्टॉक्स में हम काफी बुलिश हैं। पहला स्टॉक है कीस्टोन डेवलपर्स, जो कि रुस्तम जी कंपनी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है।
इसका करंट प्राइस 690 रुपीज का है और हमें लगता है कीस्टोन रियल्टर्स में अभी भी 40% का अपसाइड आ सकता है और 960 रुपए का लक्ष्य बनता है 1 साल की अवधि के लिए बाय जुलाई 2025। इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बोमम ईरानी है, जिनके रहते हुए कंपनी काफी बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रही है, मेजरली रेसिडेंशियल स्पेस में, मेजरली मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में, क्योंकि एक काफी प्रीमियम और लग्जरी स्पेस है। उसमें कीस्टोन रियल्टर्स का काफी बड़ा फुटप्रिंट है। कंपनी के अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 78% है, जो कि काफी कंफर्टिंग है और पिछले कुछ महीनों में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, जो कि तकरीबन 20% की है। तो 78% प्रमोटर होल्डिंग, 20% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के बाद तकरीबन 98% स्टॉक प्रमोटर प्लस इंस्टीट्यूशंस के पास है। कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, एक बहुत बड़ा अपसाइड स्टॉक में आ सकता है। 960 रुपए का एक लक्ष्य बनता है 1 साल की अवधि के लिए। मिड कैप स्पेस में दूसरा स्टॉक रहेगा वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस। इसका करंट प्राइस 43 रुपीज का है और ईपीएस 1.5 रुपीज का है। हमें लगता है इसका ईपीएस धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे तो पहले नेगेटिव ईपीएस था, फिर फ्लैट हुआ और अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। डेटर डेज 90 डेज से कम होकर 63 डेज हुए हैं। सेल्स नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में मार्च 2021 से लेके मार्च 2024 तक सेल्स 7 टाइम्स बढ़ गया है। तो वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस फंडामेंटल मैट्रिक्स पे बहुत अच्छा कर रहा है। गोयनका ग्रुप कंपनी है, 55% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कंफर्टिंग है। तो 1 साल का लक्ष्य हमें लगता है इसमें यहाँ से 80 रुपए का होगा। तकरीबन 100% का अपसाइड पॉसिबल है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस बाय जुलाई 2025 100% अपसाइड पॉसिबल। ये हमारा दूसरा मिड कैप स्टॉक रहेगा इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए 2 स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए। एक तो वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं अगले 1 साल के लिए। 80 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। राघवेंद्र, एक व्यू आपसे लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम अपनी एक्सक्लूसिव खबर चला रहे थे, क्योंकि ये आईपीओ काफ़ी बड़ा है ओला इलेक्ट्रिक का, और उस पर हमारे सहयोगी अभी हमें जानकारी दे रहे थे कि कंपनी आईपीओ का जो साइज़ है वो घटा सकती है। क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या ट्रैक कर रहे थे आप ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को, और अब जो साइज घटाने की बात की जा रही है वो भी आपको बता देते हैं। 7,250 करोड़ से घटाकर 6,500 करोड़ का हो सकता है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या रीजन होगा कंपनी का? क्योंकि कह रहे हैं कि प्रमोटर अब कम हिस्सा बेच सकते हैं इसके जरिए। तो इस ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, अपडेट्स आ रहे हैं, क्या इसका ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ को इनिशियल रिस्पॉन्स में कुछ फर्क आप देख रहे हैं? जी, डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक तो जो आईपीओ आएगा वो सब्सक्राइब होने का तो फुल संभावना है, चाहे वो 7,200 करोड़ का आता है या घटाकर अगर 5,600 करोड़ का भी करे। तो जो एक आईपीओ यूफोरिया है प्राइमरी मार्केट में, जो एक अपबीट मोमेंटम है, वो बरकरार रहेगा। तो अगर स्टॉक में अगर ये इनका आईपीओ साइज घटाते हैं तो हमें लगता है ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और लिस्टिंग गेन भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर ये आईपीओ चाहे 7,200 करोड़ का या 5,600 करोड़ का है, इट्स अ सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन डेफिनेटली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका अपना ही पूरा एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसका इंतजार भी है, और इस वक्त आईपीओ मार्केट में यूफोरिया भी चल रहा है। तो ये जो खबरें आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, अभी इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी के रिस्पॉन्स को नहीं पड़ेगा। तो ये है पूरा एनालिसिस। बाकी जो भी अपडेट आता है वो हम आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका हमें समय देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ रेलीगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति सुझाएंगे आप? शुक्रिया पूजा। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, बट मैं तब भी यही कहूंगा कि जिस तरीके से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और प्रॉफिट टेकिंग का टोन है हायर लेवल्स पे, जिन सेक्टर्स और थीम्स में जहाँ पे स्ट्रेंथ है उन्हीं पे फोकस करें। तो सीमेंट्स उनमें से एक ऐसा नाम है जिसमें कि आप देख रहे हैं स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है।
ऑलमोस्ट करीब 7-8 दिन हो चुके हैं इसमें इस तरह की कंसोलिडेशन को, और आज जो इसने अपने 20 EMA को रीटेस्ट करने के बाद जो रिबाउंड दिखाया है वो काफ़ी इंकरेजिंग है। तो इंडिकेशन ये है कि शायद ये आपको एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेक भी अटेम्प्ट करते हुए नजर आएगा। तो 8,000 वाली कॉल जो करीब 180 के पास ट्रेड कर रही है उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 240 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है अजीत जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। तो सीमेंस 8,000 की कॉल खरीदे, 181 के पास है, लक्ष्य 240 का है, स्टॉप लॉस 150 का है। इस स्ट्रैटेजी के जरिए अधिकतम मुनाफा जो है वो 8,850 तक का हो सकता है, नुकसान 4,500 का हो सकता है। और इसके अलावा एक सेबी का डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। हमारे साथ मिलन वैष्णव वापस से जुड़ चुके हैं। मिलन जी, आज थोड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन जाते जाते आपकी तरफ से आज के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़। हाँ जी, मैं दो मिड कैप्स की ओर देख रहा हूँ। पहला स्टॉक है खादिम, जिसे हम 360 के ऊपर हम लॉन्ग एंटर कर सकते हैं। टारगेट्स इसमें 385 के मुझे दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस हम 349 पे रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो कि 1030 के ऊपर हम ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 1100, और स्टॉप लॉस हम 989 का लगा सकते हैं इसमें। LIC और खादिम इंडिया, LIC 1100 के लक्ष्य अब दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में, और खादिम इंडिया में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। ये दो स्टॉक हैं मिलन जी की तरफ से मिड कैप स्पेस से। मिलन जी, जाते जाते आपकी तरफ से डिस्क्लोजर भी लेंगे। आपकी तरफ से आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? नो डिस्क्लोजर्स। ओके, ठीक है, थैंक यू मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आज। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक।